This is second lecture of Technique of Scientific Management. In this lecture, we will learn rest of 3 techniques. Second technique was standardization and simplification of work. According to Taylor, various methods of production prevalent under the rule of thumb should be analyzed. लेकिन टेलर बता रहा है कि काम करने के जितने भी सारे मेथड हैं उन सबको एनालाइज करना चाहिए. मतलब रूल ऑफ थंब के हिसाब से जिसको मना किया गया वो सब छोड़, मतलब ऐसा नहीं कि जो मैनेजर चाहे वो करे, वो नहीं. जितने भी मेथड है सबको एनालाइज करना है. आउट ऑफ दोज एनालाइज करने के बाद उनमें से द बेस्ट प्रैक्टिस शुड बी रिटेन्ड, जो बेहतर है उसको रखना है, एंड फर्दर रिफाइंड, और बाकी सबको हटा देना है. सो दैट अ स्टैंडर्ड कैन बी डेवलप, ताकि एक स्टैंडर्ड यानी प्रमाप वो डेवलप विकसित किया जा सके. एंड अप्लाई टू द होल ऑर्गेनाइजेशन, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन उसको अप्लाई किया जा सके. टू अचीव दिस, इसकी प्राप्ति के लिए डिफरेंट वर्क स्टडी टेक्निक्स, इसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के वर्क स्टडी के टेक्निक्स विद टाइम स्टडी, जो कि है टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड मेथड स्टडी कैन बी अप्लाइड. तो ये सारे स्टडी आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा. क्या है स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ setting standards for different factors. Standards can be set for process, raw materials, time, product, methods और working conditions. अब देखिए हर एक आइटम्स के लिए बहुत सारे एग्जांपल, उन सब के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जा सकता है. तो यहाँ पे बताया सेट फॉर प्रोसेस का क्या स्टैंडर्ड होगा, रॉ मटेरियल किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मेथड्स क्या होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड, वर्किंग कंडीशन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए. इट यूजेस स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स, मेथड्स एंड processes in order to maximize the output, keeping in mind the quality standard. It helps in establishing the norms of size, types, height, etc. तो इससे एक नॉर्म तय हो जाता है, स्टैंडर्ड सबका फिक्स हो जाता है. तो स्टैंडर्ड का मतलब हो गया हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स करना, मतलब क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इस सिंपल ये बोल सकते हैं. सेकंड है सिंप्लीफिकेशन. नंबर बी, सिंप्लीफिकेशन refers to the elimination of unwanted varieties, sizes, products and dimensions. मतलब जो बिना जरूरत के हैं अनावश्यक तत्व उनको हटाना, वो सिंप्लीफिकेशन है. इट एम्स एट डिस्कार्डिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो जो अनावश्यक जो डाइवर्सिटी प्रोडक्ट उसको हटाने का ये टारगेट करता है. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लेबर, मशीन्स एंड टूल्स. तो ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में, मतलब लेबर के मेहनत को, मशीन की मेहनत और टूल्स के मेहनत को ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है. दस इम्प्लाइंग रिड्यूस्ड स्टॉक, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड इंक्रीज्ड सेल्स. तो अब इससे कि ये स्टॉक का रिड्यूस हो जाता है और फुल्ली यूटिलाइजेशन हो पाता है टूल्स का, इक्विपमेंट्स का, और सेल्स से इंक्रीज भी होता है. मतलब इसमें जो फालतू काम है उन सबको हटाना, और जो काम जरूरी है और आसान है उस तरीके से काम को करना, जिससे काम आसान हो जाता है. तो थर्ड है वर्क स्टडी. सेकंड हम पढ़ चुके थे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. तो जिसमें डिफाइन किया गया क्या है स्टैंडर्डाइजेशन और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन क्या है. अब है नेक्स्ट थर्ड वर्क स्टडी. वर्क स्टडी इज अ सिस्टमैटिक, objective oriented, analytical and critical assessment of the performance of workers in various operations in a workshop. तो एक ये सिस्टमैटिक है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, एनालिटिकल और क्रिटिकल असेसमेंट है वर्कर्स का परफॉर्मेंस का. इसको देखिए किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है. इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स आर मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी. अब इसको एक एक करके हम डील करेंगे. फर्स्ट है मेथड स्टडी. देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर कंप्लीटिंग एनी जॉब. किसी जॉब को पूरा करने बहुत सारे मेथड्स है. फॉर जजिंग द बेस्ट मेथड देयर आर सेवरल पैरामीटर्स. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक इज टू फाइंड आउट द बेस्ट वे or
at least one of the best method of doing a particular job in order to minimize the cost of production and maximize the quality and satisfaction of the customer. In the same manner, it needs to be checked that there are no unnecessary activities in the production process. तो मेथड में ये बताया कि बहुत सारे मेथड, उनमें से जो बेस्ट मेथड होगा उसको चुनना, जिससे कि वर्क भी कम कॉस्ट में हो जाए, मतलब मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, लेकिन क्वालिटी और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए जिससे कस्टमर सेटिस्फाई भी हो जाए, और बेहतर मेथड का चयन करना ही है। मेथड स्टडी हो गया। सेकंड है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ वेरियस मूवमेंट्स लाइक सिटिंग। ये मोशन स्टडी में जो एक वर्कर जो पूरे वर्क प्लेस पे जो दिन भर जो एक्टिविटी करता है, जो मूवमेंट करता है, उसका स्टडी है ये। इसमें मूवमेंट बता रहा है लाइक सिटिंग, स्टैंडिंग, होल्डिंग, टर्निंग, चेंजिंग पोजिशन एक्सेट्रा ऑफ वर्कर्स वाइल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो किसी भी जॉब को करते समय वर्कर्स के जितने ही मोशन, जितने ही मूवमेंट, सबको चेक करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू आइडेंटिफाई द मोशंस विच आर प्रोडक्टिव, इंसिडेंटल एंड अनप्रोडक्टिव। अब सब स्टडी करने के बाद उसको 3 कैटेगरी में बांट देना है। प्रोडक्टिव पहला, दूसरा है इंसिडेंटल और तीसरा है अनप्रोडक्टिव। दिस स्टडी हेल्प्स इन eliminating the unnecessary movements as to complete a given task in less time, thereby increasing the efficiency। और इसका मेन जो एम है वो एलिमिनेट करना है जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है उनको, मतलब पहचान लिया जाएगा कौन से मूवमेंट्स अनप्रोडक्टिव है, अननेसेसरी, बस उन सबको हटा देना है ताकि वर्क जो है इफिशिएंट वे में हो जाए। C. Time study. Time study determines the standard time taken by a workman to perform a given task. तो एक काम को करने में जिस टाइम लगना चाहिए उसका तय करना है। The standard time is fixed by taking several readings of a specific task. अब जो स्टैंडर्ड टाइम वो फिक्स किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर काम का टाइम का स्टडी करने के बाद। जैसे मान लिया जाए 10-20 वर्कर का टाइम देख लेंगे, एक के काम को करने में अलग अलग कितना टाइम लेते हैं, फिर सबके अकॉर्डिंग एवरेज निकाल के फिक्स किया जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। इट्स पर्पज इज टू डिसाइड हाउ मच टाइम is normally required by the worker to perform a certain job and thus to determine the number of workers to be employed for a fair day's work। तो इसका मकसद ये पता लगाना है कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना समय चाहिए, उसी के हिसाब से हम लोग फिर पता लगेगा हमारे पास कितना काम है और उस काम को पूरा करने के लिए एक दिन में कितने वर्कर लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, on the basis of several readings, it is determined that standard time taken by a worker to make 100 pencils is 15 minutes। तो बहुत सारे क्राइटेरिया के आधार पर ये देखा गया कि 100 पेंसिल बनाने के लिए एक वर्कर को लगते हैं 15 मिनट। सो इन 1 hour a worker will make 400 pencils, मतलब 1 घंटा में बनाएगा 400 पेंसिल। Assuming a worker works for 8 hours in a shift, अब अगर वो 8 घंटे काम करते हैं एक शिफ्ट में, and after deducting 1 hour for rest, अगर एक घंटा रेस्ट को घटा तो बचे 7 घंटा, and lunch, it is determined that in 7 hours a worker will make 2800 pencils, that is at the rate of 400 pencil per hour। तो 2800 पेंसिल बन गया। Thus this is the fair days work standard for a worker। तो अब ये fair days work standard होगा, मतलब अगर कोई वर्कर इससे कम पेंसिल बना रहा है तब वो इफिशिएंट वर्कर नहीं है। डी. फैटिग स्टडी। It is human tendency that a person feels physically and mentally tired if she or he is made to work continuously without any rest। अगर कोई बिना रुके काम करेगा तो फिजिकली मेंटली वो थक ही जाएगा। The rest period enables one to regain the stamina
and to work again with same capacity. Fatigue study intends to find out the number and frequency of rest intervals that must be provided to a worker in completing a job efficiently. तो ये बताता है फ्रीक्वेंसी में कितने बार रेस्ट दिया जाए एक वर्कर को, मतलब कितना घंटा काम करने थक जाएगा। तो यहाँ पे थकान का पता लगाना है कि कितने देर तक काम करने के बाद कोई वर्कर थक जाता है, तब उसको रेस्ट दिया जाए ताकि वो फिर से एनर्जेटिक हो जाए, एनर्जी फिर से उसमें आ जाए और फिर से वो काम में लग जाए। ये थकान का अध्ययन करना है। वर्कर्स कैन नॉट वर्क एट अ स्टेज आफ्टर पुटिंग इन वर्क फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम they feel tired, which affects their performance. If they are allowed rest intervals, they will regain their stamina and will resume their work with regret energy. Fourth है differential piece wage system. इसे एडवर्टाइजर दिया था। देखिए differential piece rate system is a system of wages, payment in which efficient and inefficient workers are paid at different rates. तो इसमें efficient जो वर्कर है और जो वर्कर inefficient मतलब कुशल और अकुशल वर्कर को अलग अलग दरों से मजदूरी दी जाती है। टेलर has suggested two types of wages for similar work. टेलर ने एक ही तरह के काम के दो तरह का वेजेस बताया है, सजेशन दिया। हायर वेजेस फॉर efficient वर्कर्स एंड लोअर वेजेस फॉर inefficient वर्कर्स। तो जो efficient उसके लिए उच्चतम मजदूरी और inefficient उसके लिए निम्न मजदूरी। Taylor classified the workers as efficient or inefficient on the basis of their performance. अब टेलर ने वर्कर को inefficient और efficient कैटेगरी में जो बांटा है वो उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बांटा है। Workers who perform up to or above the standards set for them. अब देखिए जो वर्कर जिस स्टैंडर्ड के लिए सेट किया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पिछले दिया गया था कि अगर 2800 पेंसिल बना एक वर्कर का एक दिन का काम होना चाहिए, स्टैंडर्ड सेट है। तो जिसने 2800 से कम पेंसिल बनाया वो इनएफिशिएंट हुआ। आगे यहाँ पे और भी एग्जांपल दिया जाएगा। वर्कर्स हु परफॉर्म अप टू और अबव द स्टैंडर्ड्स सेट फॉर देम, तो उनके जो स्टैंडर्ड सेट किया अगर उससे ऊपर बनाता है फिर उतना ही बनाता है, आर रिगार्डेड एज इफिशिएंट, तो उससे हम लोग इफिशिएंट बोलेंगे। मतलब जितना टारगेट दिया गया उस टारगेट तक या उससे ऊपर बनाया, उससे ऊपर काम किया तो इफिशिएंट है। ऑन द अदर हैंड इनएफिशिएंट वर्कर आर वंस हु परफॉर्म बिलो द स्टैंडर्ड, और जिसने टारगेट से कम किया काम तो इनएफिशिएंट है। अकॉर्डिंगली अ वर्कर प्रोड्यूसिंग इक्वल टू और मोर देन द फेयर डेज वर्क इज कंसिडर्ड एज इफिशिएंट वर्कर। उसी तरीके से जो फेयर डे वर्क होता है अगर उसी कितना या फिर उसके ऊपर काम किया तो इफिशिएंट वर्कर है। एंड इज पेड एट अ हायर रेट, और उसको ऊंची दर से मजदूरी दिया जाएगा। एंड वर्कर प्रोड्यूसिंग लेस देन द फेयर डेज वर्क इज कंसिडर्ड एज इनएफिशिएंट वर्कर, और जो फेयर वर्क होता है उससे कम करेगा तो इनएफिशिएंट है। एंड इज पेड एट अ लोअर रेट, उसको कम दर से पेमेंट करेंगे। एग्जाम्पल, नर्मदा लिमिटेड गिव्स ₹2 per piece if in one day 25 or more units are produced, and ₹1.50 per unit if in one day less than 25 units are produced. मतलब अगर 25 यूनिट बनाएगा कोई वर्कर तो उसको मिलेगा ₹2 से, और जो 25 से कम बनाएगा उसको मिलेगा ₹1.5 पर यूनिट। तो 2 रेट तय हो गया। ए वर्कर हु इज प्रोड्यूसिंग 24 यूनिट्स विल गेट ₹36। कैसे? 24 into 1.50, जिसने 24 यूनिट बनाया उसको मिलेगा ₹36। वेर एज अ वर्कर प्रोड्यूसिंग 25 यूनिट्स विल गेट ₹50। तो जिसने 25 यूनिट बनाया उसको मिलेगा ₹50, 25 का ₹2 के हिसाब से। सो ही विल बी मोटिवेटेड, तो अब मोटिवेट होगा टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 25 यूनिट्स, बिकॉज फेल्यूर टू मीट टारगेट बाय जस्ट 1 यूनिट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ ₹14 फॉर हिम। तो ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इस तरीके से कंप्लीट हो गया टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।